प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान के पाठ 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम इस एनसीईआरटी पुस्तक के प्रत्येक शब्द, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे ताकि भविष्य के में कोई भी प्रश्न इससे संबंधित परीक्षा में पूछा जाए तो हम आसानी से जवाब दे पाएँ। और इसके अलावा भी यह हमारा विषय कोशिका बहुत ही रोचक विषय है जो हमारे स्वयं के शरीर के साथ, जो शरीर हमें मिला हुआ है प्रकृति से, उस शरीर के बारे में जानने का एक बहुत ही सुंदर अवसर हमें मिला है कि हमारा शरीर किस से मिलकर बना है। तो आओ हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। हम सब जानते हैं कि हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं वो या तो सजीव हैं या निर्जीव हैं, अर्थात किसी में जीवन है और कोई मृत हैं। हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये हमारे सजीव हैं, लेकिन जब इनमें प्राण नहीं रहते तो ये भी निर्जीव हो जाते हैं। इसके अलावा निर्जीव वस्तुएं आप अच्छे से जानते हैं, हमारे आसपास पुस्तक, पेन, कुर्सी, जिसमें जीवन नहीं है वो निर्जीव है। हम ये भी जानते हैं कि जो सजीव हैं वो सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य उनके शरीर में होते हैं, बेसिक। जैसे सभी सजीव सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, और जो भोजन पचता नहीं है उसको शरीर से बाहर निकालते हैं, शरीर की बढ़ोतरी होती है। अर्थात ये सब कुछ कार्य ऐसे हैं जो कि सभी सजीव करते हैं, जिन्हें हम मूलभूत कार्य कह सकते हैं। सभी सजीव अंगों से मिलकर बने हैं, सभी सजीवों के अंग होते हैं, हम जानते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें हमारी खुद की, तो हमारे आँख, कान, नाक, जीभ, ये सभी अंग ना केवल ये बाह्य अंग हैं, इसके अलावा हमारे आंतरिक अंग जैसे फेफड़े, गुर्दे, हृदय आदि, ये सभी अंग हमारे शरीर के विभिन्न कार्य करने में मदद करते। अब हम यह भी जानेंगे कि ये जो हमारे शरीर के अंग हैं ये कैसे बने, ये किससे बने हैं। जिस प्रकार से हमारा मकान होता है, मकान हम सब जानते हैं ईंटों से बना है, उसी प्रकार से हमारा शरीर, ना केवल हमारा शरीर, किसी भी जीवधारी का शरीर ईंटों की तरह ही कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, जो एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव का शरीर का निर्माण करती हैं। हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य के ही शरीर के अंदर अरबों कोशिकाएं। ये कोशिकाएं बहुत सूक्ष्म हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की या किसी भी शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जिस प्रकार एक भवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई ईंट होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका है, अर्थात हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये कोशिका के बारे में हमने कब जाना? रॉबर्ट हुक नाम के हमारे वैज्ञानिक ने 1665 के अंदर कॉर्क की एक पतली परत से स्लाइस कहते हैं, उसको देखा एक लेंस के माध्यम से,
आवर्धक यंत्र कहते हैं। एक लेंस आप सबने देखा होगा, इस टाइप से एक लेंस होता है जो छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखता है। तो इस लेंस के द्वारा उन्होंने यह कोर्क क्या होता है, कोर्क वास्तव में जो पेड़ का तना होता है, पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है, यानी उसका पेड़ का जो कवर होता है, बाह्य परत होती है, उसका एक भाग वही कोर्क है। और उस कोर्क की बहुत ही पतली सी एक परत, स्लाइस, उसकी एक काट पतली सी ली उन्होंने, और सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस के माध्यम से उन्होंने उसको देखा। और जब देखा तो उन्होंने कोर्क की स्लाइस में अनेक बक्से जैसी संरचनाएं उन्होंने देखी। जैसा हम चित्र में देख पा रहे हैं, उन्होंने कोर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठक या बक्से रूपी संरचना देखी, जैसे कि ठीक मधुमक्खी के छत्ते के समान। मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा है, इसमें कितने बारीक बारीक कोष्ठक होते हैं। उस टाइप से उन्होंने देखा कि कोर्क के अंदर वो संरचना थी। रॉबर्ट हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को एक कोशिका का नाम दिया। उन्होंने इस प्रत्येक कोष्ठक का नाम कोशिका रखा। ये सभी कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार के साथ जुड़े हुए होते हैं, या विभाजन पट्टी कह सकते हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं। एक बक्सा है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। तो ये जो इसके बीच की एक अलग करने वाली एक दीवार कह सकते हैं इसको। और जैसे ये एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका, इन्होंने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। यह कोशिका वास्तव में एक मृत कोशिका थी, डेड कोशिकाएं थी, इसमें जीवन नहीं, मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जो संरचना है, सजीवों की जीवित कोशिकाओं की संरचना, जो सजीवों के दो की कोशिका का अध्ययन बहुत बाद में हुआ, क्योंकि उस टाइम तक हमारी सूक्ष्मदर्शी पूरी तरह से विकसित नहीं थी। जब संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई, अर्थात जो बहुत बारीक को थोड़ा बड़ा करके दिखा सके, ऐसी सूक्ष्मदर्शी की खोज होने के बाद कोशिका के बारे में जानकारी हो पाना सक्षम हुआ। एक वर्ड आता है आवर्धन क्षमता, इंग्लिश में इसको मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। अर्थात वो कितना छोटा को बड़ा करके दिखा सकती है, एक छोटी सी चीज़ को कितना बड़ा करके दिखा सकती है। यदि हम कहें कि किसी सूक्ष्मदर्शी की मैग्नीफाइंग पावर 10x, तो यानी वो एक वस्तु को 10 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। यदि कहें हम उसकी आवर्धन क्षमता 100 है, तो वह उस वस्तु को 100 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। इस प्रकार से ये जो सूक्ष्मदर्शियों की खोज हुई, संवर्धित सूक्ष्मदर्शी, ये एक वस्तु को बड़ा करके दिखा सकती थी। और कोशिकाएं सजीवों की बहुत सूक्ष्म हैं, इसलिए ऐसी सूक्ष्मदर्शी की खोज होना जरूरी था। और उसी के बाद ही सजीवों की जीवित कोशिकाओं का विस्तार से अध्ययन हो सका। कोशिका के बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से भवन के लिए ईंट जरूरी है अर्थात ईंटों से मिलकर ही भवन बना है, तो भवन के लिए मूलभूत संरचनात्मक इकाई ईंट हुई। इसी प्रकार से सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, तो सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका हुई। जिस प्रकार से एक भवन जब बनाया जाता है, उसमें एक जैसी ईंटों का ही प्रयोग होता है,
फिर भी कोई भवन की आकृति अलग अलग, गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार हो सकती है। कोई उसका डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है, उसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। इसी तरह से हमारा शरीर या पूरा जो सजीव जगत है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न है, फिर भी सभी कोशिकाओं से ही बने हैं। हाँ, ये है कि ईंट की संरचना इतनी जटिल नहीं है जितना हमारे सजीव की जो कोशिकाएं होती हैं वो जटिल होती हैं। जटिल का अर्थ है कि उसके अंदर, कोशिका के अंदर, अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसके अंदर भी काफ़ी भाग होते हैं। प्रत्येक कोशिका, जैसे करोड़ों कोशिकाएं हैं तो उसके अंदर प्रत्येक कोशिका के अंदर भी कुछ केंद्रक होता है, कुछ जीव द्रव्य भरा होता है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी इसके विभिन्न अंगों के बारे में हम जानेंगे। उस अर्थ में कह रहे हैं कि ये कोशिकाएं बहुत जटिल होती हैं, अर्थात इसके खुद के भी काफ़ी अंग होते हैं, अंगक होते हैं। यहाँ पहेली कहती है कि मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई देता है, क्या यह एकल कोशिका है या बहुत सारी कोशिकाओं से मिला हुआ है? बुजो और पहेली दो ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही जागरूक हैं, हर बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है कि अभी हम वो पहली बात पूरी कर लेते हैं कि जो मुर्गी का अंडा है वो एक एकल कोशिका का उदाहरण है। ये हमें बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई देता है, लेकिन वो बिना सूक्ष्मदर्शी या बिना आवर्धक लेंस के ही हम उसे देख सकते हैं, और वो एकल कोशिका है, एक कोशिका ही है। आकार में बड़ा होने के कारण उसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। यहाँ एक चित्र बहुत सुंदर दिखाई दिया है। ईंट की दीवार कितना साफ दिखाई दिया है। जिस प्रकार से ईंटों की ये दीवार है, उसी प्रकार से ये कोशिकाएं। हमारी प्याज की झिल्ली के अंदर जो पौधे की कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाएं, उसका साफ चित्र दे रखा है। ये जो बीच में हर एक के कुछ बिंदु दिखाई दे रहे हैं गोल, ये वास्तव में प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, उसका चित्र दिख रहा है। यह तुलना की गई है ईंट की दीवार के अंदर ईंटों की और प्याज की झिल्ली के अंदर कोशिकाओं की आपस में तुलना की गई। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। यहाँ लिखा है कि हम जब कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, तो एक पदार्थ अभिरंजक का प्रयोग किया जाता है, जो जैसे अभिरंजक एक पदार्थ होता है मिथाइलिन ब्लू या आयोडीन विलयन, इस प्रकार के पदार्थों को अभिरंजक कहते हैं, जो हमारी सूक्ष्मदर्शी के नीचे जिस कोशिका को भी देख रहे हैं उसको देखने में या उसका अध्ययन करने में आसानी से अध्ययन हो जाता है। इसकी एक बूंद डालने से, अभिरंजक की एक बूंद उस कोशिका पर हम डालेंगे तो वह आसानी से हमें दिखाई देने लग जाती है। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं और उन सब की आकृति और उनका साइज अलग अलग है। उनके अंगों की, अंग जो हैं उनकी आकृति और उनका साइज, और उनके अंदर कोशिका कितनी है प्रत्येक शरीर सजीव के अंदर,
हाथी के अंदर, चिड़िया के अंदर, चींटी के अंदर, तो उसमें भिन्नता होती है। उसकी आकृति में, उसके साइज में, उसकी कोशिकाओं की संख्या में विभिन्नता होती है। यहाँ बताया गया है एक सजीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिका से बना हो, एक से अधिक कोशिका से बना हो तो उसे बहुकोशिक या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और यदि कोई शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ हो तो उसे एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर जीव ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुकोशिक के उदाहरण हम आसपास देख रहे हैं, ये सभी गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, ये सब बहुकोशिकीय जीव। लेकिन अगर किसी में कोशिका की कम संख्या है या किसी में कोशिका अरबों कोशिकाएं हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शरीर उनका है वो कार्य करता है। एक कोशिका वाला शरीर भी आसानी से कार्य करता है, क्योंकि मनुष्य या किसी भी सजीव जो बहुकोशिकीय जीव है उसका प्रारंभ गर्भ में केवल एक कोशिका से ही शुरू हुआ था। हमारा शरीर माँ के पेट में, माँ के गर्भ में जब शुरुआत हुई तो एक कोशिका से ही हुई। बाद में यानी कि जो एक कोशिका है उसी से बनना शरीर शुरू हुआ था गर्भ में, जिसे निषेचित अंडा कहा जाता है। यह निषेचित अंडा फिर वृद्धि करता रहा, अपनी संख्या बढ़ा गुणन करता रहा, यानी उस एक कोशिका से ही अनेक कोशिकाएं बनी। तो यहाँ कहा गया है कि हमारा शरीर बहुकोशिकीय शरीर है और कुछ जीव ऐसे हैं जिनका एक कोशिकीय शरीर है। उसके उदाहरण भी हमें जानना जरूरी है। यहाँ अमीबा, पैरामीशियम, दो सुंदर जीव दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही जीव, अमीबा और पैरामीशियम, एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हैं। ये एक कोशिका का जीव पूरी तरह से विकसित जीव है। इसके अंदर भी वो सारे काम होते हैं, भोजन को पचाना, भोजन लेना और यह आगे गति करना, शरीर का गतिशील होना, ये सभी कार्य एक कोशिका वाला जीव भी कर पा रहा है आसानी से। एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती है। जैसे कि अमीबा के अंदर, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन लेता है, उसे पचाता है, श्वसन सांस लेता है, उत्सर्जन करता है, अर्थात जो भोजन पचा नहीं है वो भी उस शरीर से अपने बाहर निकालता है। शरीर की बढ़ोतरी भी होती है, शरीर का प्रजनन भी होता है, अर्थात एक अमीबा से दो अमीबा बनना, प्रजनन संख्या बढ़ती है। और बहुकोशिकीय जीवों में यह कार्य, सभी कार्य बहुकोशिकीय जीवों में भी होते हैं, लेकिन वहाँ कोशिकाओं के समूह बने होते हैं। जैसे श्वास लेने वाली, श्वसन वाली कोशिकाएं का एक समूह है, भोजन को पचाने वाली कोशिकाओं का अलग समूह है, उत्सर्जन वाली कोशिकाओं का समूह अलग। कोशिकाओं के समूह बने हुए होते हैं और उन कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, इंग्लिश में इसे टिश्यू कहते हैं। तथा विभिन्न उत्तक मिलकर के फिर हमारे शरीर के अंगों का निर्माण करते हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक, जीभ, यह सब। अर्थात क्या पढ़ा हमने? कोशिकाएं, कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं उत्तक, उत्तक से मिलकर बनते हैं अंग और अंग के बाद जो है शरीर का निर्माण होता है। यहाँ दिखाया है कि हम
ये जो अमीबा और पैरामीशियम है, ये हमारी प्रयोगशाला में, विज्ञान की प्रयोगशाला में हम इनको सूक्ष्मदर्शी के यंत्र से देख सकते हैं। हमारी विज्ञान की प्रयोगशाला में कुछ स्लाइड दी हुई होती हैं, कांच की पट्टियाँ होती हैं एक तरह से, उसके ऊपर ऐसे कांच की पट्टियाँ होती हैं और उसके ऊपर अमीबा या पैरामीशियम को फिक्स किया होता है। एक तरह से उनको चिपका के स्लाइड तैयार की गई है और इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, इसीलिए इनको स्थायी स्लाइड कहा है। इसके अलावा हम तालाब से पानी इकट्ठा करके भी एक स्लाइड, उस पानी की बूंद को हम कांच की पट्टी जैसी ये होती है इसके ऊपर रखें और उसके बाद सूक्ष्मदर्शी से इसको देखें तो इसमें जो उपस्थित जीव हैं वो हमें दिख सकते हैं। कोशिका की आकृति। चित्र में दिखाए गए अमीबा की आकृति को हम कैसे परिभाषित करेंगे? अभी जो हमने आकृति देखी है ये क्या है? अनियमित। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, ये ध्यान रखने, अर्थात कोई निश्चित आकृति नहीं है, वो अपनी आकृति बदल सकता है, बदलता रहता है। उसके शरीर में बाहर की ओर लंबाई के अनुसार पर्वत दिखाई देते हैं जिन्हें पादाब कहते हैं। हमने अमीबा का भी चित्र पीछे ऐसे देखा है, कुछ भी आकृति हो सकती है। अमीबा को गति करनी है या ये जो आगे की तरफ जो उभार है इसका, ये जो हिस्सा है इसको पादाब कहते हैं। ये जो वर्ड है पादाब, स्यूडोपोडिया, पैर एक तरह से। जब इसको आगे बढ़ना है तो ये अपनी आकृति को ऐसे बढ़ा सकता है, यह अपनी आकृति को बदल सकता है। कोई इसको भोजन ग्रहण करना है, जैसे यहाँ पर भोजन है उसका, तो वह इस साइड से अपने आकृति को बढ़ा लेगा और अपने भोजन की तरफ आगे बढ़ेगा। तो अब ये पादाब हो जाएंगे उसके। जिस तरफ से भी वह अपने लंबाई बढ़ा देता है शरीर की आगे बढ़ने के लिए या भोजन करने के लिए, तो उसे उस आकृति के इन हिस्सों को, इस प्रवर्ध को, उभार को जो आगे की तरफ आ गए हैं, इन्हें पादाब कहते हैं। इंग्लिश में स्यूडोपोडिया कहते हैं। तो यह अमीबा के अंदर होता है। अपनी आकृति बदलने से अमीबा को क्या लाभ है? पहेली पूछती है। पहेली और बुझो बहुत ही जागरूक विद्यार्थी हैं। बुझो बताता है कि अमीबा की बदली हुई आकृति पादाब के बनने के कारण होती है। इसके कारण उसे गति मिलती है और वह भोजन ग्रहण करने में भी सहायता करती है। इसी तरह से मनुष्य के रक्त में, ब्लड में, मनुष्य के खून में भी हमने पढ़ा सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। WBC, वाइट ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, जो ये खुद भी एक कोशिकीय संरचना है। ये जो कोशिकाएं हैं ये एक कोशिकीय संरचनाएं का उदाहरण है। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं जो अपनी आकृति बदल सकती हैं, ये अपनी आकृति बदल सकती हैं। WBC जो है एक ऐसी कोशिका है, लेकिन WBC एक केवल कोशिका है, जीव नहीं है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अमीबा के अंदर एक कोशिका ही होती है लेकिन वो पूरा जीव है। WBC भी एक कोशिका है लेकिन वह, उसके अपने आप का अस्तित्व नहीं है। ठीक, वो अपने आप में एक जीव नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी जिसमें लाखों कोशिकाएं होती हैं। मानव की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। मनुष्य के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं। रक्त कोशिका भी होती है। हमारे मांसपेशियों में, हाथ पैरों में जो कोशिकाएं हैं उन्हें पेशी कोशिका बोलते हैं।
तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो हमारे संदेशों को आदान प्रदान करती हैं। हमारे शरीर के एक हिस्से से सूचना को दूसरे हिस्से में एक सूचना भेजनी हो, मस्तिष्क में भेजनी हो, तो तंत्रिका कोशिका कार्य करती है। और इनकी आकृतियां भी अलग अलग हैं, और आकृतियां भी लगभग जैसे उनके कार्य हैं, कार्य से मिलती जुलती आकृति हैं। जिस टाइप का वो कार्य करती हैं वैसी ही आकृति उनकी होती। कोशिकाएं ज़्यादातर गोल, फ्लैट, चपटी, लंबी होती हैं। जैसे हम कुछ कोशिकाएं देखेंगे यहाँ पर, मानव शरीर की कोशिकाएं ये दिखाई गई हैं। ये रक्त कोशिकाएं दिखाई हैं खून में, और ये तंत्रिका कोशिका है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर यह हमारे शरीर के किसी एक हिस्से में कोई घटना घट जाती है, कोई कांटा चुभ जाता है पैर में, तो जैसे ये तंत्रिका कोशिकाएं उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क आदि तक पहुंचाने का काम करती हैं। ये तंत्रिका कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं। ये एक तंत्रिका कोशिका के है, उसके बाद एक और तंत्रिका कोशिका, फिर एक और तंत्रिका कोशिका, यूँ करते करते पूरे शरीर में जाल बिछा हुआ है तंत्रिका कोशिकाओं का, जो कि संदेशों का आदान प्रदान करती हैं और हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय बनाए रखती हैं। किसी भी परिस्थिति में कोई भी संदेश शरीर के अंदर किसी हिस्से में घटना घट जाती है, उसकी सूचना तुरंत मस्तिष्क को देना और मस्तिष्क से वापस आदेश लेकर के हाथ पैरों को देना आदि। यहाँ पेशी कोशिकाएं दिखाई दी हैं, जिनको तर्कोरूपी पेशी कोशिकाएं कहा जाता है। ये जो कोशिकाएं हैं ये हमारी मांसपेशियों में होती हैं। ये लंबी होती हैं और शीरों पर से पतली होती हैं। सिरे पर से पतली हैं, बीच में थोड़ी मोटी हैं। मांसपेशियां हमारी तर्कोरूपी पेशी कोशिका इन्हें बोला जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि कोशिका का आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग उसे आकृति प्रदान करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक हमारा है कि कोशिका, जो भी कोशिका होती है उसके चारों ओर एक झिल्ली, ये अंदर कोशिका है, ये इसके बाहर एक झिल्ली होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। यानी कोशिका की सबसे बाहर वाली परत को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यह ही कोशिका को आकृति प्रदान करती है। कोशिका के विभिन्न संघटक, यानी कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ है वो एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। यह झिल्ली पौधे और जंतु की जो भी कोशिकाएं हैं उनको आकृति प्रदान करती है। जो हमारे पौधे वाली कोशिका है उसके अंदर ये माना झिल्ली है, तो इसके बाद एक और झिल्ली भी होती है जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये एक अंतर भी होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, कि पादप कोशिका है उसमें जो कोशिका झिल्ली होती है उसके बाहर एक और परत भी होती है जो उसको दृढ़ता प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। और यही कोशिका जीवाणु कोशिका में भी होती है। बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी कोशिकाओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन अन्य जितने जंतु हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, ये सब आदि की कोशिकाओं में केवल और केवल कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है।
पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आज हमने यहाँ तक पाठ को पढ़ा है। अभी इसका थोड़ा सा सारांश 2 मिनट में हम कह सकते हैं कि सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। सबसे पहले कॉर्क के स्लाइस का अध्ययन किया गया था। कॉर्क जो कि पेड़ की छाल का एक हिस्सा होता है। कोशिकाएं मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दी और उसके बाद सजीव कोशिकाओं का अध्ययन किया गया। कब? जब एक सूक्ष्मदर्शी, अच्छे आवर्धन क्षमता वाली सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई उसके बाद से। और हमने पढ़ा कि मनुष्य के शरीर में भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, खरबों। हम कह सकते हैं 1 करोड़ में कितने लाख? 100 लाख। 1 अरब में कितने करोड़? 100 करोड़। इस तरह से मनुष्य के शरीर में खरब कह सकते हैं कि 100 अरब का 1 खरब कह सकते हैं। इस हिसाब से इतनी ज़्यादा अधिक कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं का अलग अलग आकार, अलग अलग साइज होता है। ये समूह में होती हैं। कुछ कोशिकाएं का समूह अलग होता है, कुछ अलग होता है। 2 प्रकार के जीव, बहुकोशिकीय जीव जिनमें 1 से अधिक कोशिकाएं होती हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, जो भी। 1 कोशिकीय जीव जो होते हैं ज़्यादातर हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनके अंदर एक ही कोशिका होती है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। कोशिकाएं, हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं का एक समूह जो विशेष प्रकार का कार्य करता है उसे उत्तक कहते हैं, और उत्तकों के समूह को अंग कहते हैं, और अंगों से ही जीव का निर्माण होता है। कोशिका के बाद हमने इधर पढ़ा अमीबा के बारे में। उसकी आकृति अनियमित होती है, वह अपने आकार बढ़ा सकता है। मनुष्य के शरीर में WBC का बताया, वो भी अपनी आकृति बदलती रहती है, बदल सकती है। मानव शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के बारे में हमने जाना। ब्लड के अंदर की कोशिकाएं देखी। मांसपेशियों की तर्कु रूपी कोशिकाएं बोलते हैं उन्हें, जिनके दोनों किनारे लंबे। तंत्रिका कोशिका जो संदेशों का आदान प्रदान करती है, उसके बारे में जाना। और उसके अलावा कोशिका के बाहर एक कोशिका झिल्ली होती है, और कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में और जीवाणु कोशिका में। तो इन सभी तथ्यों को आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे हम अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।